नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है सुमित्रा नंदन पंत। एसएससी हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। प्रकृति के सुकुमार कवि, छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, प्रगतिवाद के गायक और अरविंद दर्शन के व्याख्याता सुमित्रा नंदन पंत का दिव्य रचना कर्म हिंदी की सेवा में रत रहा। पंत को भारत का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। दिनकर ने रामधारी से दिनकर ने पंत को अप्सरा लोक का कवि कहा है। पंत का जीवन परिचय। पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। इनकी जन्मस्थली है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कौसानी गांव। पंत का जन्मभूमि प्रकृति की सुरम्य स्थली है। सुमित्रा नंदन पंत के शब्दों में, कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले भी मुझे याद है, मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। प्रकृति सौंदर्य के समक्ष उन्होंने नारी के सौंदर्य तक को उपेक्षित कर दिया। मोह कविता में इसके बारे में उन्होंने लिखा है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम है गंगा दत्त पंत। वे कौसानी के ख्याति प्राप्त जमींदार थे। इनकी माता का नाम है सरस्वती देवी। जन्म के 6 घंटे के बाद इनकी माता का निधन हो गया था। इनका बचपन का नाम है गोसाई दत्त। गोसाई दत्त से सुमित्रा नंदन पंत नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे घटना है। जब ये पढ़ा करते थे तो रामायण के लक्ष्मण के श्रद्धांजलि देने के लिए अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया, क्योंकि लक्ष्मण की माँ का नाम सुमित्रा है और नंदन का अर्थ होता है पुत्र, यानी सुमित्रा पुत्र पंत। सुमित्रा नंदन पंत का चित्र आपने देखा होगा, बाल लंबे लंबे हैं उनके। वे नेपोलियन बोनापार्ट के हेयर स्टाइल से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने नेपोलियन की तरह अपने लंबे बाल रखने लगे। पंत 7 साल की अवस्था से ही कविता लिखने लगे थे। पंत जी बनारस के क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इलाहाबाद के म्योर कॉलेज से भी वे शिक्षा ग्रहण किए हैं। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया। 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए। 1957 ईस्वी तक वे रेडियो से जुड़े रहे। राष्ट्रीय प्रसारक नाम रखा उन्होंने, दूरदर्शन के नाम पर ये पंत ने रखा। पंत ने सारंगी, हारमोनियम, इसराज तथा तबला पर संगीत का भी अभ्यास किया। सोवियत भारत मैत्री संघ की पहल पर सुमित्रा नंदन पंत 1961 ईस्वी में रूस की यात्रा की। पंत अरविंद घोष कृत द लाइफ डिवाइन से प्रभावित हुए और इतने प्रभावित हुए कि पंत अरविंदो आश्रम जो पांडिचेरी में है, अरविंद घोष से मिलने गए। इसके बाद वे आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प लेते हैं। पंत की पालित पुत्री यानी गोद ली हुई पुत्री का नाम है सुमिता पंत। पंत का निधन 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इसके बाद जानते हैं पंत का साहित्यिक परिचय। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में रचित है। पंत का पहला काव्य संग्रह वीणा जो 1918 ईस्वी में रचित है। पंत ने वीणा को तुतली बोली में एक बालिका का उपहार कहा है। पंत का लघु उपन्यास हार जो 1915 ईस्वी में रचित है, 400 पन्ने की है यह हार उपन्यास। पहली छायावादी कविता है उच्छ्वास। पंत ने पल्लव की भूमिका में पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा है। पल्लव इनका काव्य संग्रह है। प्रकृति की चित्रशाला पल्लव है। छायावाद का अंत और प्रगतिवाद की उदय की रचना युगांत है। पंत व बच्चन यानी अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन द्वारा मिलकर लिखी गई रचना का नाम है खादी के फूल। सुमित्रा नंदन पंत हरिवंश राय बच्चन के अच्छे दोस्त थे।
हरिवंश राय बच्चन अपने पुत्र का नाम इनकलाब रखा था, तो पंत ने इनकलाब की जगह अमिताभ बच्चन नाम रख दिया। सौंदर्य बोध का काव्य उत्तरा है। मार्क्स और गांधीवाद से प्रभावित काव्य है युगवाणी। इनकी अंतिम रचना लोकायतन 1964 ईस्वी में रचित है। पंत का एकमात्र महाकाव्य है, उसका नाम है लोकायतन। लोकायतन गांधी के जीवन पर आधारित है। इसमें भारतीय जीवन की आज़ादी से पहले और बाद की कथा काव्य के रूप में है। लोकायतन में सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा है और इसमें ग्राम्य जीवन और जन भावना का चित्रण है। सुमित्रानंद पंत को मिले पुरस्कार और सम्मान क्या है, इसे जानते हैं। 1960 ईस्वी में हिंदी साहित्यकारों ने अज्ञेय द्वारा संपादित मान ग्रंथ रूपाम्बरा राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंत जी को दिया था। पद्म भूषण सम्मान 1961 ईस्वी में पंत जी को प्रदान किया गया और कला और बूढ़ा चांद जो 1960 ईस्वी में रचित है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? कला और बूढ़ा चांद पर मिला। लोकायतन महाकाव्य जो एकमात्र महाकाव्य है, नवंबर 1965 में प्रथम सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। कब मिला? नवंबर 1965 में लोकायतन महाकाव्य पर। 1965 में ही उत्तर प्रदेश सरकार का विशिष्ट साहित्यिक सेवा का पुरस्कार मिला। पंत को 1967 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। पंत जी को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सदानंद पंत के काव्य को 4 युगों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग। 1918 से 1934 ईस्वी तक जितने रचित उनकी जो काव्य है वह प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग के अंतर्गत है। यानी वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ये चारों जो काव्य संग्रह है यह प्राकृतिक सौंदर्य बोध है इसके अंतर्गत। और ज्योत्सना गीति नाट्य है इसकी, यह भी जो है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। दूसरा है यथार्थवादी युग। 1935 से 1945 ईस्वी तक रचित उनके सारे जो काव्य हैं, जो रचनाएं हैं, वह यथार्थवादी युग के अंतर्गत आता है। तो पल्लव काव्य संग्रह की परिवर्तन कविता जो है यथार्थवादी युग के अंतर्गत आता है। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। युगवाणी में भारतीय साम्यवाद का वर्णन है। इन रचनाओं में कवि यथार्थ जीवन की समस्या में उलझा है। एक आलोचक ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि इन कविताओं में कवि ने सुकोमल लेखनी छोड़ कुदाली पकड़ ली है। तीसरा है समन्वयवादी युग या अंतश्चेतनावादी युग। 1946 से 1948 ईस्वी तक जितने रचित जो रचनाएं हैं वह समन्वयवादी युग के अंतर्गत आता है। स्वर्ण किरण जो 1946-47 है, स्वर्ण धूलि 1947 से 48 है। ये रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित है। आपको बताया गया कि ये द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचित पुस्तक है। इसे पढ़कर वे काफ़ी प्रभावित होते हैं और पांडिचेरी जाते हैं। अरविंद घोष का जो आश्रम है अरविंदो आश्रम, और अरविंद घोष से मिलने के बाद वे काफ़ी प्रभावित होते हैं और वे 2 पुस्तकें लिखते हैं, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, जो अंतश्चेतनावादी युग के अंतर्गत आता है। चौथा युग है नव मानवतावादी युग। 1945 से 1979। गीत विहंग जो उत्तरा काव्य संग्रह से संकलित है। गीत विहंग, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, वाणी, सत्यकाम, चिदम्बरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, शशि की उत्तरी, पौ फटने से पहले, ये नव मानवतावादी युग के अंतर्गत आते हैं इनकी रचना। पंत की छायावादी काव्य संग्रह। आपको बताया गया है कि पंत छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कवि हुए? पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। पंत यानी सुमित्रानंद पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, वर्मा महादेवी वर्मा और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पंत की छायावादी जो काव्य संग्रह है
उच्छ्वास 1920 ईस्वी में रचित है। ग्रंथि 1920 ईस्वी में रचित है। वीणा 1927 ईस्वी में रचित है। पल्लव 1928 ईस्वी में रचित है। गुंजन 1932 ईस्वी में रचित है। ये सारी जो रचनाएं हैं वह छायावादी काव्य संग्रह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जानते हैं पंत की प्रगतिवादी रचनाएं। इनके अंतर्गत है युगांत 1936 ईस्वी में रचित है। युगवाणी 1939 ईस्वी में रचित है। ग्राम्या 1940 ईस्वी में रचित है। इन रचनाओं में समाजवाद का दर्शन होता है। दीनहीन और शोषित वर्ग काव्य के आधार हैं। इसके बाद जानते हैं सुमित्रानंदम पंत के नाटक रजत शिखर, युग पुरुष, ज्योत्सना, शिल्पी, अतिमा, सत्यकाम। कुछ इनके आलोचना ग्रंथ भी हैं। गद्य, पद्य, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, पल्लव की भूमिका, 3 इनके आलोचना ग्रंथ हैं। कहानी इनकी है पानवाला और कहानी संग्रह है 5 कहानियाँ। पल्लव काव्य संग्रह की कविताएं आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछ देता है कि बादल किस काव्य संग्रह से संकलित है। छायाकाल, अनंग किस काव्य संग्रह से अवतरित है, तो यह पल्लव से है। तो पल्लव काव्य संग्रह की जो कविताएं हैं मधुमास है, बादल है, आंसू की बालिका के प्रति है, छायाकाल है, नक्षत्र है, अनंग है, बालापन है और परिवर्तन है। गुंजन काव्य संग्रह की कविताएं हैं चांदनी, अप्सरा, नौका विहार, भावी पत्नी के प्रति, संध्या तारा। गुंजन में पंत का प्रकृति प्रेम मांसल हो जाता है। वे नारी सौंदर्य का चित्रण करने लगते हैं। पल्लव और गुंजन में प्रकृति और नारी मिलकर एक हो गए हैं और कवि का यौवन प्रकृति में ही नारी सौंदर्य का दर्शन करने लगता है। युगांत काव्य संग्रह की जो कविताएं हैं बापू के प्रति, ताश, द्रुत झरो, ग्रामवधू, वे आँखें, संध्या के बाद, वह बूढ़ा, ग्राम श्री। इसके बाद जानते हैं की पॉइंट्स, यह परीक्षा के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। युगांत को छायावाद के अंत का मैनिफेस्टो कहा जाता है। वीणा में कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है। पंत ने रूपाभ समाचार पत्र के संपादन व प्रकाशन किया। रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने किया पंत ने। रूपाभ के प्रकाशन में नरेंद्र शर्मा ने सहयोग किया। पंत ने परिवर्तन नामक लंबी कविता लिखी। परिवर्तन पंत की आत्मसंघर्ष और आत्म साक्षात्कार की कविता है। परिवर्तन पंत की सर्वाधिक जटिल व ग्रंथिल रचना है। इन्होंने काव्य रचना में रोला छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। सुमित्रानंदम पंत जीवनी और साहित्य, ये जो पुस्तक है सुमित्रानंदम पंत जीवनी और साहित्य के रचयिता शांति जोशी हैं। पंत की आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन, और ये 60 वर्ष एक रेखांकन पंत जी की आत्मकथा है। पल्लव की कविताओं को बाल कल्पना सा विह्वल कहा है। कुमाऊं की पहाड़ियों पर सुमित्रानंदम पंत साहित्यिक विधि का संग्रहालय है जो सुमित्रानंदम पंत के नाम पर रखा गया है और इनके जीवन से संबंधित वहाँ पर वस्तुओं का संग्रह देखने को मिलता है। इसके बाद जानते हैं सुमित्रानंदम पंत की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यह सुमित्रानंदम पंत की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, यह मोह कविता से। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, यह ग्राम श्री कविता से संकलित है। रत्माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा अंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, भारत माता ग्रामवासिनी। यह भारत माता कविता से अवतरित है। पंत की कविताओं में चित्रात्मक शैली देखने को मिलती है। बाँसों का झुरमुट, संध्या का झूठपूट,
है चहक रही चिड़िया ट्वीटी टूट टूट। पंत के संबंध में लेखकों के कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्षयवाद के भीतर सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम पंत जी का ही दिखलाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनकी हृदय ने रूप रंग पकड़ा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, भाव शिल्पी भी हैं। वे सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने और संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी का कहना है, क्षयवाद के प्रवर्तक पंत हैं। पंत के उच्छ्वास से क्षयवाद की शुरुआत होती है। वीणा के बाद ग्रंथि है, वीणा के ना बजने की, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा है, पंत के काव्य में कला पक्ष को उतना ही महत्व प्राप्त है जितना भाव पक्ष को। इसलिए इनको कवि की अपेक्षा कलाकार अधिक माना जाता है। इनके भाव सुकुमार होते हैं, अतः इनकी कला का स्वरूप भी कोमल है। कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।